जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी ओवरऑल मुआशी सूरत हाल ते। बजट 12 तारीख़ ते मुल्क जो वफ़ाक़ी बजट पेश थींदो। मूंखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर आबिद सलेरी साहब, SDPI इदारे जा एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बि आहिनि ऐं उनखां अलावा इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जी इकोनॉमी जे मामलनि ते पंहिंजी राय ॾींदा रहंदा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये बजट इस दफ़ा कोई मुश्किल नज़र आ रहा है, मुश्किल इस सेंस में कि रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा कोई हैवी टारगेट्स रखे जा रहे हैं और आम आदमी तो बजट से खौफ ज़्यादा ही होता है कि बजट आएगा, उनके लिए पता नहीं रिलीफ तो कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन मजीद परेशानियां और तकलीफें बढ़ेंगी। मौसम जिन चीज़ों से आम आदमी खौफजदा होता है वो तो बजट का हिस्सा ही नहीं है। तो वो तो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमत है, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, शरह सूद वगैरह। और ये वो चीज़ें हैं जो कि अब मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद आती है। पेट्रोल की कीमत और जो है डीजल की वो हर 15 दिन बाद चेंज होती है। और इसी तरह से गैस और बिजली की कीमतें नेपरा हर 2 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाता है। तो वो जो टैक्सेस होंगे वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा तंग करेंगे वो अपर मिडिल क्लास को, जो कि या मिडिल क्लास को, उनको कुछ हद तक वो तंग करेंगे। बाकी अगर हम ओवरऑल बजट को देखते हैं तो क्योंकि ये बजट जो है वो IMF के प्रोग्राम से पहले वाला बजट है। IMF ने एक गैर एलानिया ये शर्त रखी है कि अपने जो नेगोशिएशन को जुलाई में ले जाके कि वो देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी संजीदा है पॉलिसी रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। और उन्हीं रिफॉर्म्स के को देखते हुए जब जून के अंत पे ये बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद IMF का वक्त यहाँ पे आएगा। तो उसमें जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज थी वो खत्म होते हुए मैं देख रहा हूँ। इसमें जो तनख्वाहदार तबके पे जो है टैक्स वो बढ़ जाएगा या पेंशन पे बढ़ेगा। अब इन दोनों में से हुकूमत किस चीज पे कन्विंस करती है IMF को, वो देखना होगा। ओवरऑल हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस साल से तकरीबन 2000 अरब रुपए ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हुकूमत को हासिल करना है। तो 2000 अरब रुपए के टैक्सेस जो है जब वो नए लगाने होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो तो हुकूमत पे भी आएगा कि उसकी पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है उस पर डेंट पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी आपकी जिंदगियों पे भी आएगा। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज बड़ी अहम है कि चले टैक्सेस बढ़ाए जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आया जाए, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब आया जाता है तो ज़ाहिर है लोअर क्लास और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ज्यादा अफेक्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस पर वाली अप्रोच अभी तक कोई कामयाब होती नजर नहीं आ रही। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो IMF की सिफारिशात है वो यही है ना कि जो आपका तबका टैक्स नेट में शामिल नहीं, जैसे रियल स्टेट है या एग्रीकल्चर से जो इनकम है खास तौर से ऊपर, या आपके जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, रियल स्टेट है, उनका जो कैपिटल गेन टैक्स है। तो IMF पिछले कई प्रोग्राम से ये डिमांड कर रहा है कि उन पे टैक्स लगाया जाए। और अगर हुकूमत इस साल उन तबकों को टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो जाती है तो थोड़ा सा जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी रेशो भी बढ़ जाएगी। आप समझते हैं कि इससे सिर्फ रियल एस्टेट और जो रिटेलर है उनकी भी बात हो रही थी, वहां पर कोई खातिर खा कामयाबी डॉक्टर साहब नजर नहीं आई? देखिए रिटेलर का ऐसा तो अभी तक वॉलंटरी कंप्लायंस थी। जैसा कि मैंने कहा कि जो बेहतर तरीका होता वो तो ये होता कि रिटेलर्स को डॉक्यूमेंटेशन में लेके आया जाए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाए, जो कि इतनी शॉर्ट टाइम पे करना मुश्किल नहीं होगा। तो रिटेलर वाला टैक्स जो है वो तो मैं बहरहाल एक इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में उसको देख रहा हूँ। का वो आपके बिजली के बिलों पे आ जाए या दुकान के साइज पे या उसके रेंट पे आ जाए, कुछ इस तरीके का कोई इनडायरेक्ट मैयर जो है वो हो जाए। जो आपका रियल स्टेट पे जो कैपिटल गेन टैक्स है या जो उसकी रियल स्टेट की वैल्यू बढ़ती है उस पर तो डायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर का टैक्स जो है वो एक सूबाई मामला है। वो देखना होगा कि सूबे जो है वो कितना प्रोडक्टिव रोल प्ले करते हैं और उससे वो कितना रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ आमदनी बढ़ाने का मामला नहीं, इसके साथ अखराजात की कमी जो है उसको भी देखा जा सकता है कि हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कितनी संजीदा हैं अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करने में। जाहिर है अगर गैर तरक्याती अखराजात कम होते हैं
तो उसी हिसाब से आपको रेवेन्यू की जरूरत कम पड़ेगी, टैक्सेशन की जरूरत कम पड़ेगी। डॉक्टर साहब 600-800 बिलियन हमारा गैर तरक्याती अखराजात हैं, ये सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, बाकी तो चलें वो डिफेंस बजट चला जाता है, कर्जों की वापसी में चला जाता है और डेवलपमेंट में 1200 अरब चला जाता है। तो नॉन डेवलपमेंट में तो क्या गुंजाइश इतनी है? अगर वो कर भी दी तो क्या इतनी गुंजाइश रह जाएगी? देखिए, नॉन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखना होगा कि हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान में सूबों में या वफाक में पीएसडीपी में कितनी नई स्कीमें शामिल करते हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है पिछले 75 सालों का वो यही है कि आगा दौड़ पीछा छोड़ के जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं उनको मुकम्मल किए बगैर हर साल वो जो है वो सियासी वजूहात की बिना पे नई स्कीम्स उसमें पीएसडीपी में दाखिल कर दी जाती हैं। और अब वो टाइम आता जा रहा है कि हमें शायद जो स्कीम जो है जो कि 75% से ज्यादा जिन पे काम हो चुका है उनको प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो और उसके बाद नई स्कीम्स का सोचना चाहिए। और अगर आप जो है इस अप्रोच पे चले तो जाहिर है कि पीएसडीपी और एडीपी दोनों में एक अच्छी खासी बचत जो है वो की जा सकती है उन अखराजात पे। इसी तरह से जो बिलावल भट्टो साहब का जो था कहना इलेक्शन के दौरान के वफाक में कोई 18 के करीब जो मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको मर्ज किया जाए, उनको अबॉलिश किया जाए। अगेन वो एक काफी डूएबल और बड़ी सेंसिबल तजवीज है उनकी कि हम किस तरीके से वफाकी हुकूमत में इस पैरेलल स्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। वो तमाम मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो कि अब सूबाई मैंडेट में आ चुकी हैं। वो 300 अरब रुपए बता रहे हैं डॉक्टर साहब के 300 अरब रुपए के बचेंगे हमें अगर हम 18 मिनिस्ट्री खत्म करते हैं और उनके एक्सपेंसेस खत्म करते हैं तो। नहीं, ये 300 अरब नहीं, ये एक अच्छी खासी रकम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप ये पीएसडीपी को रिवाइज करते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान को रिवाइज करते हैं, या जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, ऑलरेडी आपने देखा होगा वफाक में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसको खत्म कर दिया गया है। तो अगर इस तरह की कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं तो आपकी रेवेन्यू जनरेशन की उतनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। यानी अगर आप अपने खर्चे कम करते हैं तो जाहिर आपकी आमदनी की जरूरियात उतनी कम हो जाएंगी। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे और बड़ा अहम है और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट होगी या इस पर बातचीत बड़ी किराए बड़ी आएगी। वो एग्रीकल्चर टैक्स की बात हो रही है। ज़ाहिर है प्रोविंसेस ने इम्पोज करना है और फिर रिकवर पे उन्होंने करना है, लेकिन ये 20-22% की इकोनॉमी जीडीपी की ज़राअत है हमारे मुल्क में। तो आप समझते हैं कि इसमें से वैसे हमारा रेवेन्यू इकट्ठा कितना हो रहा है और मजीद कितनी गुंजाइश इसमें है? देखिए, इसमें कम से कम आपका लूप होल बचेगा। इस वक्त आप उसको एग्रीकल्चर टैक्स का नाम ना दें बल्कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर की बात करें कि जो भी आमदनी है, खा वो आपको तनख्वाह से मिल रही है, वो ज़राअत से मिल रही है, वो सर्विसेज सेक्टर से मिल रही है, अगर आपकी आमदनी जो है वो है तो उस पर आपको एक टैक्स देना है। और ये जो एग्रीकल्चर टैक्स है इसकी आड़ में जो बहुत सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी उसमें शिफ्ट हो जाती है, कम से कम उसको जो है वो रोका जा सकता है। तो इसको आप जमीन की होल्डिंग से ना लिंक करें बल्कि इसको एग्रीकल्चर की इनकम से लिंक करें कि मैं अपने गोशवारे में अगर कोई एक खास हद से ऊपर आमदनी दिखाता हूँ कि वो ज़राअत से है तो फिर उसको मुझे टैक्स देना चाहिए। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद सलेरी साहब। डॉक्टर आबिद सलेरी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI जा मुआशी माहिरन ऐं मईशत ते पंहिंजा कॉमेंट ॾींदा रहनि था, मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते अख़बारनि में लिखंदा रहनि था। हुननि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी। हुननि जो चवणु आहे त हिन भेरे 2-2.5 हज़ार अरब रुपए जो टैक्स मुल्क में उगाड़ी जे लाइ इज़ाफ़ी टैक्सिस ईंदा ऐं इज़ाफ़ी टैक्सनि में इज़ाफ़ो बि थींदो। ज़ाहिर आहे 2-2.5 हज़ार अरब रुपए जो टैक्स जॾहिं वरितो वेंदो त उन में कुझु एफर्ट त थींदी ऐं इम्पैक्ट ईंदो माण्हुनि ते। डायरेक्ट टैक्सिस जी सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्स जी सूरत में घणो इम्कान ईंदो ऐं उन में बि असां ॾिसंदासीं त वॾो फ़र्क़ु अचण वारो आहे। नाज़रीन, इहो हो अॼु जो प्रोग्राम। एतिरो ई। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा। सदाईं गॾु।